नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। सुबह के 8 बजने के साथ ही देखिए वक्त हो गया है सुर्खी अखबार की का, जिसके जरिए तमाम खास खबरों को, तमाम खास सुर्खियों को हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत सरल अंदाज में। चलिए करेंगे शुरुआत। बिना सत्यापन जमीन नहीं ले सकेगा वक्फ बोर्ड, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। सरकार वक्फ नियम में संशोधन की तैयारी में जुटी हुई है। अधिनियम में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड बिना सत्यापन के जमीन नहीं ले सकेगा। दावे से पहले प्रत्येक संपत्ति के सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य की जा सकती है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो उसके लिए सिर्फ इतना सोचना ही काफी है। बिल्कुल देखिए, और वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव की तैयारी में है केंद्र सरकार। यहाँ पर नियंत्रित हो सकती है बोर्ड की शक्तियां, यानी कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। पुरानी संपत्ति का भी फिर से करना होगा सत्यापन। देखिए, इसमें जिक्र किया गया है कि वक्फ संपत्ति की निगरानी में प्रशासन की जो भूमिका है वो बढ़ सकती है। अब इंटरफेरेंस ज्यादा होगी प्रशासन की। इसी सत्र में संसद में विधेयक ला सकती है केंद्र सरकार, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। वहीं वक्फ अधिनियम 1995 में लागू किया गया था और ये वाकिफ द्वारा वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति को नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, नए प्राविधानों के तहत वक्फ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्ति का भी फिर से सत्यापन कराया जाएगा। बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में बदलाव कर केंद्र वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन भी करेगा। यानी कह सकते हैं कि कई ऐसे बदलाव इस बिल के जरिए संशोधित जो है वो देखने को मिल सकते हैं नियम। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को मात दे दी है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हॉकी में जयश्री, देखिए इसको किस तरीके से दैनिक भास्कर में भी जगह दी गई है, तमाम अखबारों ने तरजीह दी। देखिए, ये मौका इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि लंबे समय के बाद, लगभग 54 साल के बाद हॉकी में इतना शानदार प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं। चलिए इसके बारे में जानकारी आपको और दे देते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत सेमीफाइनल में है। हॉकी में जयश्री, गोलकीपर श्रीजेश ने 13 गोल बचाए हैं, ब्रिटेन को हरा दिया है। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। इधर जो फुल टाइम मैच का स्कोर रहा उसकी बात कर ली जाए तो 1-1 से ये बराबर रहा था। इसके अलावा शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए और देखिए ये जो गोल साबित हुए थे कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित हुए। इसके अलावा आपको बता दें, ब्रिटेन की टीम ने 2 गोल ही कर सकी, जबकि गोलकीपर पियर ब्रिजेश ने मैच में 13 गोल बचाए। 36 साल के श्रीजेश ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा और ये उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं है। अब जर्मनी और अर्जेंटीना में से जो टीम जीतेगी वो 6 अगस्त को भिड़ेगा। अब देखिए, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इन 4 खेलों में पदक जीतने की बड़ी उम्मीद है, जिसमें होगा बैडमिंटन, रेसलिंग, जैवलिन थ्रो और वेट लिफ्टिंग। तो देखिए, लंबा पड़ा जो सूखा है पूजा, वो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं हॉकी में स्पेशली खत्म किया गया, जो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। बिल्कुल देखिए, और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हरा दिया और फुल टाइम मैच में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बरकरार था। वहीं शूट आउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए। ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 ही गोल कर पाई थी और भारतीय गोलकीपर श्रीजेश जीत के हीरो रही, जिन्होंने शूटआउट में 2 गोल बचाए और इस पूरे मैच में उन्होंने 11 पेनल्टी कॉर्नर सेव किए। और अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी और अर्जेंटीना के विजेता से 6 अगस्त को होगा, जिसका इंतजार सबको है। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन में 97 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। जी हां, रविवार को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जा रही है और प्रदर्शनकारी और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प में कम से कम 97 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे और सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं।
तो अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है और अनिश्चित काल के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लागू कर दिया गया। सुबह से झड़पें तब शुरू हुई जब नौकरी कोटा प्रणाली पर सरकार के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग के साथ भेदभाव के खिलाफ छात्रों के बैनर तले एक असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा था। तो फिलहाल देखिए कि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा भड़की हो, क्योंकि देखिए हमेशा देखिए हिंसा यदि आप देखेंगे तो प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, मांगे वही थी जिन मांगों पर पहले से ही ध्यान आकर्षित करना था। 97 killed, hundreds injured as the protest स्वीप बांग्लादेश। देखिए तस्वीर देखिए, पूरा बांग्लादेश इस वक्त आग की चपेट में। आज से 2-3 महीने पहले भी इस तरह की वारदात हुई थी। दो clashes erupt between the protest calling for PM's resignation and the ruling party supporters internet service cut off और nationwide curfew imposed। तो फिलहाल at least 97 people, 14 of the policemen were killed and the hundreds injured across the Bangladesh on Sunday as the clash erupted between the protests and the demanding Prime Minister Sheikh Hasina resignation and the ruling party supporters. Authorities shut down mobile internet and forced the nationwide curfew for the indefinite the period। तो फिलहाल देखिए जो सामना, यानी कि आपको याद होगा कि आरक्षण को लेकर जो प्रदर्शन था, समय पर उसको दबाने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से जब शेख हसीना वापस से प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद से फिर से विरोध शुरू होना तय हो गया और उसके बाद से लगातार आपको बता दें विरोध भड़कता जा रहा है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि इस्तीफा जो है शेख हसीना से मांगा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते आगे। 2029 में फिर एनडीए सरकार बनेगी। विपक्ष ने बैठने को तैयार रहे इंडिया गठबंधन। तो विपक्ष में बैठने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार रहे। देखिए इस खबर को जगह दी गई है इंडियन एक्सप्रेस में भी, और एक बार फिर से जो विपक्ष है वह अपने आप में यूं कह सकते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आया। चंडीगढ़ में कहा INDIA ब्लॉक चाहे कुछ भी कर ले, 2029 लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनकर रहेगी। नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। INDIA ब्लॉक एक बार फिर से खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। शाह ने कहा कि विपक्ष अस्थिरता पैदा करना चाहता है, उन्हें विपक्ष में रहकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए। विपक्ष के लोग बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार का कार्यकाल पूरा होगा और 2029 में वापस से एनडीए आएगी। देखिए पूजा भी इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और 2029 में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा अमित शाह ने पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2029 में फिर से मोदी सरकार बनेगी और विपक्ष तैयार रहे एक बार फिर से विपक्ष के तौर पर ही अपनी भूमिका निभाने के लिए। विपक्ष में रहकर काम करना सीख लेंगे तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए अच्छा होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प लोगों के एक एक कदम बढ़ने से पूरा होगा। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को जितना भी शोर मचाना है मचा ले, 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उससे अधिक सीटें तो अकेले बीजेपी को अब मिलती है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही और कहते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सरकार 5 साल बेहतर ढंग से पूरा करेगी अपना कार्यकाल, ये बात कही गई अमित शाह की ओर से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में संसद द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरे हो गए हैं और इस बीच देखिए कई तरह की बातें, कई तरह की रिजल्ट भी सामने आए हैं। हालांकि 370 हटने का जो मकसद था वो यही था कि जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में वापस से जोड़ दिया जाए। बिल्कुल देखिए, तो आज 5वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाया गया उसके बाद अब घाटी की बदलती तस्वीर हम सब देख रहे हैं। देखिए इस खबर को जगह दी गई है हिंदुस्तान टाइम्स में भी। और देखिए जम्मू कश्मीर कंप्लीट 5 years ऑफ आर्टिकल 370 अबॉर्डिनेशन इन द पैर। तो फिलहाल देखिए
फिलहाल देखिए 5 years ago when the Union Home Minister Amit Shah rose in the Parliament to speak on the morning August of 5, few had the clue about the टेक्नोटिक चेंज एज द स्पीच वुड ब्रिंग। तो फिलहाल देखिए आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी, जिसका मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं किस तरीके से कट ऑफ थे, कहीं ना कहीं भारत से उन्हें वापस से भारत की मेन स्ट्रीम में लाना था, उनको भारत से वापस से जोड़ना था। हालांकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन तब से लेकर अब तक हम ये कह सकते हैं कि तमाम तरह के बदलाव 370 में हटने के बाद से देखे गए हैं। देखिए अब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। पूजा बिल्कुल देखिए, और अब तस्वीर काफ़ी बदलती नजर आएगी। चले बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के 5 साल हो चुके हैं और ये खबर हम आपको बता भी रहे थे। 5 साल होने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार अब तस्वीर और बदलेगी, जम्मू कश्मीर की भी, लद्दाख की भी, क्योंकि दोनों ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। चले बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला को निवस्त्र घुमाने के केस में पति समेत 17 लोगों को सजा सुना दी गई है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में करीब साल भर पहले आदिवासी महिला को निवस्त्र कर बाजार में घुमाने के मामले में अदालत ने पीड़िता के पति समेत 17 लोगों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने पीड़िता के पति समेत 14 लोगों को 7-7 साल की कारावास और 3 महिलाओं को 5-5 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। देखिए वाकई में बहुत दुखद है, राजस्थान की खबर है, जहां अभी भी इस तरह की वारदातें होती हैं तो अपने आप में शर्मसार पूरे समाज को करती हैं। महिला को निर्वस्त्र घुमाया और इस मामले में 17 को सजा दी गई है। मामला जान लीजिए, 20 वर्षीय गर्भवती महिला थी जिसको निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 1 साल के बाद प्रतापगढ़ की अदालत ने उसके पति समेत 14 लोगों को 7 साल जबकि 3 महिलाओं को 5-5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसले में कहा कि मणिपुर में हुए अपराध जैसा एक जघन्य अपराध है। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट राम कन्या सोनी ने कहा कि प्राचीन शास्त्रों में महिलाओं के सम्मान का उल्लेख होता है, लेकिन कलयुग में उनके खिलाफ हिंसा अत्याचार जारी है। ये गंभीर अपराध था। ऐसा जघन्य अपराध मणिपुर में भी हुआ था। देखिए इसमें आपको बता दें कि पिछले साल ये वीडियो सामने आया था। अवैध संबंधों के शक में 31 अगस्त को प्रतापगढ़ के दरियावाड़ कस्बे के निचला कोटा गांव में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया। 1 साल के बाद ये फैसला आया है, लेकिन समाज की जो मानसिकता है उस पर ये अभी भी सवालिया निशान खड़ा करता है। चलिए पूजा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, वक्त यहाँ पर देखिए छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे हम ब्रेक के बाद तमाम खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। मध्य प्रदेश के सेंगर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ मध्य प्रदेश के सागर में। रविवार को यह हादसा हुआ है और इस खबर को तरजीह दी गई है NBT में, यानी कि नव भारत टाइम्स में। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अचानक से दीवार गिर जाने से 2 जगहों पर बड़ा हादसा हुआ और कुल 13 बच्चों की मौत हो गई है, जो कि एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 जगह दीवार गिरने की घटना में 13 बच्चों की जान चली गई। शनिवार को रीवा में खाली मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं इमारत के 2 मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं सागर जिले के शाहपुर गाँव में रविवार सुबह दीवार ढह जाने से 9 बच्चों की जान चली गई। 2 अन्य घायल है। एक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। 100 से ज्यादा लोग भागवत कथा के लिए जुटे हुए थे। पास के जर्जर मकान की दीवार बारिश की वजह से मंदिर के पास लगे टेंट पर गिर गई और यहाँ कई बच्चे मिट्टी का शिवलिंग बना रहे थे, जिस दौरान वो इसकी चपेट में आ गए। देखिए लगातार भारी बारिश इस वक्त मध्य प्रदेश में जारी है और कहीं कहीं क्षेत्र में तो 24 घंटे पानी गिर रहा और यही एक बड़ी वजह है कि जब दीवारें गिरने की या इस तरह की घटनाएं जो होती हैं अमूमन आम हो जाती हैं। फिलहाल देखिए ये बेहद दुखद हादसा रहा। बढ़ेंगे आगे। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा, श्रीनगर लेह राजमार्ग ठप रहा। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए तस्वीर भी इस वक्त सामने है जहां पर कश्मीर में गांदरबल में बादल फटा है और देखिए
श्रीनगर लेह राजमार्ग घंटों यहाँ पर ठप रहा है। इस खबर को हम दिखा भी रहे हैं, आप तक पहुँचा भी रहे हैं। देखिए खबर, और इस खबर पे देखने के बाद आप देखेंगे कि जो राजमार्ग है, जो कंडीशन है, वो क्या कुछ यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो फिलहाल जो बादल फटने की घटना है वो लगातार जगह जगह से सामने आ रही है। जरा जानकारी आपको देते हैं कि फिलहाल देखिए किस तरीके से हिमाचल आपदा में मरने वालों की संख्या 13 पहुंची है। यदि हम कश्मीर की बात करते हैं तो फिलहाल कश्मीर में लगातार बादल फट रहे हैं, कई वाहन मलबे में फंसे हुए हैं। लेह और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पौड़ा बलमे के पास भी ये मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को दिक्कतें आई है। मृतकों की संख्या 13 हो गई है और मंडी में भी आपको बता दें लोग अभी भी बाकायदा बेहद परेशान बताए जा रहे हैं। और देखिए राहत और बचाव काम लगातार जारी है, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल देखिए, और इस खबर की जानकारी विस्तार से हम आपको दे रहे हैं। और जिस तरह से मार्ग अवरुद्ध हुआ है, यातायात निलंबित कर दिया गया है और काफ़ी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है लोगों को, काफ़ी दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 10 जगहों पर मार्ग ध्वस्त हो चुका है। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो 31 जुलाई की अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जगह जगह पर रास्ते जो हैं वो टूट चुके हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें 10 जगह पर मार्ग जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखिए वाकई में इस वक्त जो बारिश है वो कहर बनकर टूट रही है। केदारनाथ घाटी में राहत कार्य में सेना भी जुटी हुई है। तस्वीर जरा देखिए, जहां तहां आप तस्वीर देखेंगे आपको तमाम राहत कर्मी इस वक्त नजर आएंगे, जो जी जान से इस वक्त तमाम जो फंसे यात्री हैं उनको निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। आपदा का 5वां दिन है। लगभग 1275 यात्रियों को वहां से निकाल लिया गया है। केदारनाथ में अभी भी 400 यात्री फंसे हैं। चिनूक भी नहीं उड़ पा रहा है। तो फिलहाल देखिए अभी भी स्थितियां बद से बदतर बनी हुई है। जो लोग फंसे हैं उनको निकालना है। इसके ऊपर रेड अलर्ट जारी, यानी कि आगे भी भारी बारिश की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। नई अधिवास नीति जल्द। सरकारी नौकरियां केरल असम में जन्मे लोगों के लिए, हिमंता ने साफ तौर पर ये कहा है। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य में जन्मे लोगों को ही सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बनाने के लिए एक नई अधिवास नीति लागू की जाएगी। ये भी कहा कि हिंदुओं मुसलमानों के बीच भूमि के हस्तांतरण के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य बनाने के लिए एक नीति तैयार करी जाएगी। गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार स्वदेशी लोगों को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के चुनाव वादे पर कायम है। उन्होंने कहा कि तब स्पष्ट होगा जब चयनित उम्मीदवारों की पूरी सूची प्रकाशित होगी। सीएम ने अंतर धर्म भूमि हस्तांतरण के संबंध में नीति बदलाव की घोषणा भी की है। बिल्कुल देखिए, और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकार नई स्थायी निवासी नीति लाने जा रही है। इससे सिर्फ राज्य में जन्मे लोगों को ही सरकारी नौकरी का हक मिलेगा और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन बिक्री पर सीएम की सहमति लेना अनिवार्य अब कर दिया गया है। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। केरल ने केंद्र से भूस्खलन को राष्ट्र आपदा घोषित करने की मांग की है। तो केरल सरकार ने केंद्र से वायनाड में कम से कम 3 गांव को तबाह करने वाले भूस्खलन को राष्ट्र आपदा घोषित करने का अनुरोध किया है। रविवार को त्रिशूर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि हाल के दिनों में देश में इस तरह की तबाही बहुत कम देखने को मिली है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, जिन्होंने रविवार को आपदा क्षेत्र का दौरा किया, ने कहा है कि केंद्र को कई तौर तरीके का पालन करना था और वो मांग की वैधता पर विचार किया जा रहा था। बिल्कुल देखिए, केरला पोस्ट फॉर द नेशनल डिजास्टर टैक फॉर द लैंडस्लाइड। तो फिलहाल देखिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट की है सेंटर को कि आप इसको आपदा घोषित करें और राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, सो दैट कि जो उनका राजस्व यानी कि जो उनको मिलती है राहत राशि वो थोड़ा और बढ़ जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल से संभव हो पाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।